नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा को हमने जाना, जहां हमने देखा कि सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया था। तत्पश्चात हमने इसी क्रम में शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि के संबंध में बात की थी। आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन और इसके नामकरण यानी अलग अलग कालों के क्या क्या नाम रखे गए हैं उस पर थोड़ी संक्षेप में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें विद्यार्थियों काल विभाजन की, तो काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं। जैसे कर्ता के आधार पर, कर्ता के आधार पर कहने से आशय है कि जैसे किसी युग विशेष में किसी व्यक्ति विशेष के अत्यधिक योगदान के कारण, महत्व के कारण हम उस व्यक्ति विशेष पर उस युग का नाम रख देते हैं। जैसे हम आधुनिक काल को पढ़ते हैं तो आधुनिक काल का प्रथम चरण जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं, तो हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के महान व्यक्तित्व और कृतित्व को मध्य नजर रखते हुए इस प्रथम चरण का नाम भारतेंदु युग रखा गया। इसी प्रकार जो दूसरा चरण है आधुनिक काल का, जिसे हम द्विवेदी युग के नाम से ही जानते हैं, तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए गए अतुलनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है। तो ये तो हुए कर्ता के आधार पर। दूसरा जो काल विभाजन का आधार होता है वह है प्रवृत्ति के आधार पर, यानी किस युग विशेष में किस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यानी जो रचनाएं लिखी गई है वे रचनाएं किस विशिष्टताओं को समाहित किए हुए हैं। जैसे भक्ति काल, नाम से ही स्पष्ट है कि इस युग विशेष में क्या हुआ था, भक्ति से संबंधित प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया था, इसी कारण इस काल का नाम भक्ति काल रखा गया। इसी प्रकार रीति काल की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या था, रीति विशेष को केंद्र में रखकर रीति निरूपण किया गया था, और रीति निरूपण से तात्पर्य है काव्यांग निरूपण। तो इस प्रकार ये जो रीति काल है, भक्ति काल या भक्ति काल के अंतर्गत फिर से जो दो धाराएं और दो की जो दो उपशाखाएं हैं, ये सभी काल क्या है, प्रवृत्ति के आधार पर रखे गए हैं। आधुनिक काल में भी हम देखते हैं विद्यार्थियों, जब तृतीय चरण जो हमारा छायावाद है, तत्पश्चात प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तो ये क्या है, प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किए गए हैं। इसी प्रकार तीसरा आधार माना जाता है विकासवादिता का। विकासवादिता के आधार पर हम जो नामकरण पढ़ते आ रहे हैं, आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल या जैसे आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, तो ये सब क्या है, विकास को दृष्टि में रखकर नामकरण किए गए हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो प्रारंभ में उसकी शैशवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, तत्पश्चात युवावस्था के पश्चात आती है प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो ये क्या है, विकास के आधार पर, जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है उसी आधार पर इन अवस्थाओं का नाम रखा गया है। बिल्कुल वैसे ही हिंदी साहित्य में विकास को केंद्र में रखकर, विकास को ध्यान में रखकर जो नामकरण किए जाते हैं, तो ये आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल, इसी प्रकार के उदाहरण हैं। चौथा जो प्रमुख आधार माना जाता है विद्यार्थियों, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। जैसे हम राष्ट्रीय काव्य धारा पढ़ते हैं आधुनिक काल में, तो राष्ट्रीय काव्य धारा जिसमें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का नाम आता है, माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आता है, रामधारी सिंह दिनकर का नाम आता है, और भी बहुत सारे कवि इस काव्य धारा के अंतर्गत हुए हैं। तो यह राष्ट्रीय काव्य धारा क्या है, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचनाएं इन कवियों ने लिखी थी, इसी कारण इसे एक अलग नाम दे दिया गया, राष्ट्रीय काव्य धारा। इसी प्रकार हम नाम ले लेते हैं स्वातंत्र्योत्तर काल, यानी स्वतंत्रता के पश्चात का समय। तो ये सब क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक घटना को केंद्र में रखकर जब नाम रखे जाते हैं तो इस प्रकार के नामकरण किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि काल विभाजन को लेकर जो महत्वपूर्ण बात या तथ्य है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, वो ये है विद्यार्थियों कि काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। दूसरा, कालों का जो नामकरण है यथासंभव मूल चेतना, और मूल चेतना से क्या आशय है कि किसी काल विशेष में कौन सी प्रवृत्ति की प्रधानता रही है, उसी प्रवृत्ति की प्रधानता को आधार बनाकर ही हमें काल का नामकरण करना चाहिए। तीसरा, कालों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार होना चाहिए।
काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी मूल प्रवृत्ति क्या है किसी काल विशेष में, इसका निर्धारण कैसे करेंगे? इसका निर्धारण होगा उस काल विशेष में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। अब ग्रंथ तो अनेकों लिखे जाते हैं, उन ग्रंथों में भी कौन से ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, तो उन प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथों को आधार बनाकर हमें उस काल विशेष की, युग विशेष की प्रवृत्ति का निर्धारण करना होता है और तत्पश्चात उस प्रवृत्ति, उस मूल चेतना को केंद्र में रखकर किसी काल विशेष का नामकरण करना चाहिए। और यही हमारे जो प्रमुख इतिहासकार हुए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, उन्होंने प्रयास किया है। तो वही नामकरण अधिक सटीक बैठे या अधिक प्रचलित हुए जहाँ इन बातों का ध्यान रखा गया था। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि किन किन प्रमुख इतिहासकारों ने, हिंदी साहित्य के आलोचकों ने हिंदी साहित्य के जो काल हैं उनके काल विभाजन का प्रयास किया और उन्हें नाम देने का प्रयास किया है। तो हमने पहले भी चर्चा कर ली थी विद्यार्थियों की। सबसे पहले ग्रारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर की बात करें तो ये हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार हैं। इन दोनों ने ही काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था और अपने इतिहास ग्रंथ भी कौन सी पद्धति के आधार पर लिखे थे? वर्णा अनुक्रम पद्धति, यानी वर्ण के अनुसार ये चले थे, जिसमें कबीर और केशव एक ही काल में, अलग अलग काल के होने के बावजूद उनकी जो चर्चा इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों में एक साथ की है, क्योंकि दोनों ही कै वर्ण से प्रारंभ होने वाले कवि हैं। तत्पश्चात सबसे महत्वपूर्ण नाम शुक्ल जी से पूर्व हम जिसका लेते हैं वे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ में ग्रियर्सन ने अपने संपूर्ण ग्रंथ को 11 अध्यायों में बांटा है और प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों और कवियों का काल क्रम के अनुसार वर्गीकरण किया है, किंतु फिर भी ये जो काल विभाजन इन्होंने किया है कि 11 अध्याय, पहले तो ये 11 ये संख्या ही अधिक हो गई है, तो इसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं मान सकते। तत्पश्चात बात करें हम मिश्र बंधुओं की, तो मिश्र बंधुओं ने थोड़ा सा ग्रियर्सन से बढ़कर प्रयास किया। इन्होंने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद, जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, 4 भागों में प्रकाशित हुई थी, जिनके प्रारंभिक 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो इन मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में कुल 8 खंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभक्त किया है। ये 8 कालखंड क्या है? आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। यानी इन्होंने मोटे तौर पर संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में बांटा है। पहला काल जो इन्हें आरंभिक काल ये मानकर चलते हैं, इसके उन्होंने पुनः 2 भाग किए हैं, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। समय सीमा भी इन्होंने बताई है 700 ईस्वी विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत। मैं पहले भी बता चुकी हूँ विद्यार्थियों कि हमें ईस्वी सन और विक्रम संवत ये क्लियरिटी अपने दिमाग में रखकर चलना है। तो आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। तत्पश्चात दूसरा काल इन्होंने जो माध्यमिक काल लिया है, इसके भी पुनः 2 भाग किए, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तत्पश्चात तीसरा काल था इनका अलंकृत काल, जिसे हम रीति काल के नाम से जानते हैं। तो इस अलंकृत काल के इन्होंने फिर से 2 भाग किए हैं, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। तत्पश्चात ये परिवर्तन काल लेते हैं, आधुनिक काल से और रीति काल और आधुनिक काल के बीच ये एक परिवर्तन के दौर को मानते हुए उसे का नाम देते हैं परिवर्तन काल। तत्पश्चात परिवर्तन काल के पश्चात आधुनिक काल को इन्होंने नाम दिया है वर्तमान काल। यद्यपि इनका प्रयास जो काल विभाजन का था, जॉर्ज ग्रियर्सन का जो प्रयास था, जहां उन्होंने 11 अध्यायों में बांट दिया था, उनसे इन्होंने अधिक अच्छा प्रयास किया था काल विभाजन का। फिर भी मिश्र बंधुओं के काल विभाजन में भी अनेक प्रकार की कमियां देखी गई है, क्योंकि यहाँ नामकरण की पद्धति एक जैसी नहीं अपनाई गई है। कहीं तो इन्होंने विकासवादिता को आधार बना दिया है, कहीं इन्होंने प्रवृत्तियों को आधार बनाया है, और कोई सुस्पष्ट आधार उन्होंने नहीं दिया है कि उन्होंने यह काल विभाजन किस आधार पर किया है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ ही 700 विक्रम संवत
700 विक्रम संवत यानी 643 ईस्वी, यानी विक्रम संवत और ईस्वी सन में 57 वर्ष का अंतर होता है विद्यार्थियों। विक्रम संवत में से हम 57 वर्ष घटाते हैं तो हमें ईस्वी सन प्राप्त होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ इन्होंने 700 विक्रम संवत से माना है। तो 700 विक्रम संवत से जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रारंभ करेंगे तो जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं वह भी इसके अंतर्गत आ जाती है। और जबकि वास्तविकता ये है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है। परिवर्तन काल असंगत है, कालों की संख्या भी अधिक है। तो अब हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण काल विभाजन की, और वह है हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया काल विभाजन। शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से जो ग्रंथ लिखा था उसमें उन्होंने काल विभाजन किया। संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को, 900 वर्षों के इतिहास को इन्होंने कुल 4 भागों में बांटा है। आदिकाल को इन्होंने नाम दिया है वीर गाथा काल, क्योंकि इन्हें आदिकाल में वीर रसात्मक रचनाओं की प्रचुरता दिखाई दी थी। तो वीर रस से परिपूर्ण रचनाओं को केंद्र में रखकर इस प्रवृत्ति के आधार पर आदिकाल को इन्होंने नाम दिया वीर गाथा काल, और इसकी समय सीमा रखी 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। शुक्ल जी द्वारा दिया गया काल विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इसे अच्छी तरीके से याद रखना है। तत्पश्चात भक्ति काल के नामकरण को लेकर किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी विद्वान के द्वारा नहीं की गई है, और यही एकमात्र का ऐसा काल है जिसके नामकरण को लेकर सभी विद्वान एकमत है। और सबसे ज़्यादा आपत्ति आदिकाल के नामकरण को लेकर हुई है, और जिसमें शुक्ल जी द्वारा प्रदत्त वीर गाथा काल नाम को आगे विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है। तीसरा काल आता है जिसका नामकरण किया गया है रीति काल, और रीति काल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत। तत्पश्चात आधुनिक काल को शुक्ल जी ने गद्य काल कहना अधिक उचित समझा है, और कारण दिया है कि इस काल में गद्य की प्रचुरता दिखाई देती है। शुक्ल जी ने काल विभाजन के सुस्पष्ट आधार लेकर चले थे। उन्होंने अपने काल विभाजन के 2 आधार बताए हैं। पहला प्रधान प्रवृत्ति और दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि, यानी जिस समय विशेष में, जिस काल विशेष में एक विशेष ढंग की रचनाएं अधिक मिली उसे एक अलग कालखंड माना गया, और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर, रचनाओं की अधिकता के आधार पर ही प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण किया गया। उदाहरण के लिए शुक्ल जी ने जब अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था तो उन्हें आदिकाल के अंतर्गत वीर रस से परिपूर्ण रचनाओं की अधिकता दिखाई दी थी, और उन्होंने इसी आधार पर इस काल का नाम वीर गाथा काल दिया है। और उन्होंने वीर गाथा काल जिन ग्रंथों के आधार पर दिया, जिन ग्रंथों की अधिकता के आधार पर दिया, अपने इतिहास ग्रंथ में उन 12 रचनाओं का नाम भी शुक्ल जी ने प्रस्तुत किया है, जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका इत्यादि। तो ये जो 12 रचनाएं हैं, इन्हीं रचनाओं की अधिकता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण किया गया, और प्रधान प्रवृत्ति के लिए आधार उन्होंने ग्रहण किया है ग्रंथों की प्रसिद्धि को, यानी जो ग्रंथ लोक में अत्यधिक प्रसिद्ध थे उनके आधार पर प्रधान प्रवृत्ति निर्धारित हो गई, और उसी के आधार पर काल का नामकरण किया गया। तो बाकी तो जो इनका काल विभाजन है, नामकरण है, अधिक मतभेद नहीं रहा है। सर्वाधिक जो मतभेद की बात है वह वीर गाथा काल नाम पर ही हुई है, और भविष्य में आगे चलकर जो प्रमाणिक और सामग्री हमारे सामने आती है उसके आधार पर आदिकाल को हम आज आदिकाल कहना ही अधिक उपयुक्त समझते हैं। अब हम बात करें शुक्ल जी के पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो इनका इतिहास ग्रंथ है, इसमें इन्होंने काल विभाजन लगभग शुक्ल जी का ही आधार ग्रहण किया है। बस केवल आदिकाल से पूर्व इन्होंने एक संधि काल स्वीकार कर लिया है, और संधि काल के पश्चात जिसे शुक्ल जी वीर गाथा काल कहना उचित मानते हैं, ये उसे चारण काल नाम कहना
उचित मानते हैं। तत्पश्चात भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। बात करें गणपति चंद्र गुप्त जी की, तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन 1965 ईस्वी में लिखा था और इन्होंने विकासवादिता को ध्यान में रखते हुए अपने कालों के नामकरण दिए हैं और उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 ही कालों में विभक्त किया है: प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल के उन्होंने 2 भाग किए हैं: पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्तिकाल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त जी का एक मत जो सब विद्वानों से अलग है वो ये कि इन्होंने प्रारंभिक काल और मध्यकाल इन दोनों कालों में 3 प्रकार की काव्य रचनाओं की बात कही है। ये 3 प्रकार की काव्य रचनाएं क्या थी जो आधुनिक काल में नहीं मिलती? ये थी धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य, और इनका विस्तार से परिचय भी इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में दिया है। तो अब हम बात करें विभिन्न कालों के नामकरण की, तो सबसे अधिक नाम हमारे सामने आते हैं विद्यार्थियों आदिकाल के। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहना उचित माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी से आदिकाल ही कहना उचित मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी से बीज वपन काल यानी वपन यानी बोना कि यह हिंदी साहित्य का आरंभ ही था, जैसे हम किसी बीज को बोते हैं और तत्पश्चात उसका अंकुरण होता है। तो इस आधार पर महावीर प्रसाद द्विवेदी से बीज वपन काल कहना उचित मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन इन्होंने आदिकाल में 2 बातों की प्रचुरता बताई, एक तो सिद्धों का बाहुल्य और दूसरा सामंतवादी प्रवृत्ति। तो इन्हीं 2 आधार पर इन्होंने इस काल को सिद्ध सामंत युग कहना उचित माना है। मिश्र बंधु इसे आरंभिक काल कहते हैं और गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल। आरंभिक काल और प्रारंभिक काल में कुछ विशेष अंतर नहीं आता है। तो आदिकाल के ये जो विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, यह कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, तो हमें सभी विद्वानों द्वारा दिए गए इन नामों को याद रखना है। तत्पश्चात पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, और भक्ति काल ही एकमात्र ऐसा काल है जिसके नामकरण को लेकर कोई विवाद नहीं है। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल। रीतिकाल के हमें फिर से अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं: रीतिकाल, अलंकृत काल, कला काल, श्रृंगार काल इत्यादि। आधुनिक काल के भी कुछ ज़्यादा नाम नहीं मिलते हैं, फिर भी शुक्ल जी द्वारा दिया गया गद्य काल या जिस प्रकार वर्तमान काल नाम भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रथम कालखंड जिसे हम आदिकाल कहते हैं उसके नामकरण पर ही अधिक विवाद रहा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित हैं वे इस प्रकार हैं विद्यार्थियों, और हम भी इन्हें ही जानते आ रहे हैं: आदिकाल, तत्पश्चात भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। और सामान्य रूप से इनकी समय सीमा की बात करें, वैसे तो आदिकाल की जो पूर्वापर सीमा है या भक्तिकाल की, रीतिकाल की, तो सभी विचारकों का जो मत है इसमें थोड़ा थोड़ा भिन्न है एक दूसरे से। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का समय है आदिकाल का, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी है भक्तिकाल, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी रीतिकाल और 1850 ईस्वी से लेकर अब तक का समय माना जाता है आधुनिक काल। और जब प्रतियोगी परीक्षा में या आपकी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी किसी इतिहासकार विशेष का नाम देकर आपसे आदिकाल की समय सीमा पूछी जाए तो हमें तब वही उत्तर देना होगा। उदाहरण के लिए हमने सामान्य रूप से बात की कि आदिकाल का समय है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, किंतु यदि परीक्षा में हमसे पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की क्या समय सीमा निर्धारित की है, तब हमारा उत्तर होगा 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। चाहे तो हम इसे ईस्वी सन में लिख सकते हैं, क्योंकि विक्रम संवत में से 57 वर्ष माइनस करके घटाकर हम ईस्वी सन प्राप्त कर सकते हैं, किंतु तब हमें वह समय सीमा शुक्ल जी की बताई हुई ही बतानी होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आदिकाल को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आदिकाल की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी या आदिकाल में किस किस प्रकार का साहित्य लिखा गया है और कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है इत्यादि। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।